खबर दें आपको, गोजरा के चक 298 में चंद माह कबल कत्ल होने वाले नंबरदार के कातिल गिरफ्तार न किए जा सके। साइलिन की दादरसी पर आरपीओ फैसलाबाद ने नोटिस ले लिया। एसएचओ सदर राना गुफार, एएसआई मजहर तबस्सुम और तफ्तीशी मलिक जफर को मुअत्तल कर दिया गया। मकतूल के अहल खाना की जानिब से पुलिस पर अदम दिलचस्पी और जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया है। अपडेट करें आपको, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हाफिज फरहान अली, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल चंद माह कबल चक नंबर 298 जिंबे कोली में एक ठेकेदार जो है वो अपने घर से शहर की जानिब आ रहा था, जिसे कार में सवार अफराद ने रोका और इसकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में अफजल ठेकेदार नामी शख्स जो था वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया था, जिसकी एफआईआर जो है वो दर्ज हुई थाना सदर गोजरा में। जिसकी तफ्तीश के सिलसिले में अहले खाना की जानिब से इमरान गुजर नामी शख्स को नामजद किया गया था बतौर मुलजिम, जिसको थाना सदर गोजरा के अफसरान ने रिहा कर दिया, जिस पर आरपीओ फैसलाबाद के पास जो है वो अहले खाना पहुंचे हैं। आरपीओ फैसलाबाद आबिद खान ने मामले की तहकीकात की हैं और जिसके ऊपर उन्होंने एक्शन लेते हुए एसएचओ राना गफार, इंस्पेक्टर मजहर तबस्सुम और तफ्तीशी मलिक जफर को मुअत्तल करके लाइन हासिल कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहले खाना का कहना था कि पुलिस की जानिब से जानिबदारी की जा रही है, मुल्जिमान के साथ साजबाज होकर उनको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, जिस पर आरपीओ फैसलाबाद ने इस तक नोटिस लिया है। जी, मुजरिमों को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है अहले खाना का। बहुत शुक्रिया फरहान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बिस्मिल्लाह गार्डन हाउसिंग सोसाइटी पर शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का इल्जाम। नायब लाहौर ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। एनओसी समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इमरान असलम हमारे साथ ही मौजूद है, अपडेट कीजिएगा इमरान। शहरी के साथ मुबैना फ्रॉड पर नायब लाहौर जैनब सिंह के मालिकान और डेवलपर के खिलाफ की। नायब लाहौर ने एफडीए काम और डीसी फैसला से तमाम सोसाइटी की तस्वीरें की गई हैं। लेआउट प्लान और प्लाटफॉर्म की पेज ऑफ डॉग्स और तमाम की जांच है वो तलब की गई। 30 नवंबर तक डीजीएफटी तमाम हाल करने के काम जारी किए गए हैं। नए मुकाम के मुताबिक बिस्मिल्लाह गार्डन हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मुबैना जारी है और तमाम का लेआउट प्लान तलब किया गया है। 20 नवंबर तक तमाम जो तफसीलात हैं वो डीजीएफटी हैं वो 2 साल तक के पाबंद होंगे। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। चिन्योट से खबर शामिल करेंगे। चिन्योट में यूरिया खाद का काम में काश्तकारों ने गंदम बुआई में ताखीर और फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। चिन्योट में यूरिया खाद के हवाले से आपको बता रहे हैं, काल पड़ गया है। खाद ना मिलने पर काश्तकारों का गंदम बुआई में ताखीर का खदशा। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। तहसील इंतजामिया चिन्योट की नाकस हिकमत अमली की वजह से मार्केट में जो यूरिया खाद है वो बिल्कुल गायब हो गई है। दूसरी तरफ गुज़श्ता 2 माह के अंदर एसी चिन्योट की जानिब से बेजा कार्रवाइयाँ की गई हैं। खाद डीलरों पर एफआईआरें दर्ज करवाई गई हैं। हैवी जुर्माना जो है वो उन्हें किया गया, जिस वजह से खाद डीलरों ने खाद मंगवाना छोड़ दिया और चिन्योट की जो मार्केट के 3-4 बड़े खाद डीलर थे उन्होंने अपनी यहाँ से डीलरशिप ही ख़त्म कर दी है। कोई बुर्जियाँ चला गया है या कोई चनामनगर चला गया है, तहसील चिन्योट की हदूद से निकल गए हैं। बाकी खाद डीलरों का कहना है अगर यही रवैया उनके साथ रखा जाता है तो गंदम की बवाई आ गई है, उन्होंने यूरिया खाद जो है वो नहीं मंगवानी, जिस वजह से अब जो छोटा काश्तकार है वो बेचारा परेशान नज़र आ रहा है। गंदम की बवाई का वक्त आ गया है। फी एकड़ पैदावार बुरी तरह मुतासर हो सकती है अगर 20 नवंबर से कबल गंदम जो है वो काश्त नहीं की जाती। तो ये सारी सूरत हाल है जिस पर काश्तकार बवेला करते हुए नज़र आ रहे हैं। काश्तकार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, मार्केट से खाद मिली है? कितना ज़मींदार है आपका? मेरा कम बेश जो है 3 मुरबे का मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं इधर ज़िला कचहरी चिन्योट में बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज जो है वो खाद लेने के सिलसिले में मैं मार्केट में आया हूँ, लेकिन मार्केट में बिल्कुल जो है ना यूरिया खाद अवेलेबल है, ना ही जनाब जो है वो डीएपी अवेलेबल है। वो बिजाई का मौसम है, ऊपर से गंदम की बिजाई हो रही है, मटर की हो रही है और जो आलू की काश्त हो रही है, लेकिन ज़िम्मेदार को खाद जो है वो मुयस्सर नहीं है। तो एसी साहब चिन्योट जो हैं उन्होंने यहाँ जो है रेड किए हैं और छापे मारे हैं और इनको फ़ाइन किए हैं, लेकिन फ़ाइन करने का ये ज़िम्मेदार को क्या फ़ायदा मिला कि जो डीलर हैं वो यहाँ से खाद जो है वो दाएं बाएं उन्होंने शिफ्ट कर दी है और मार्केट से जो है खाद गायब है। लिहाजा मेरी इंतज़ामिया से इल्तमास है
کہ برائے مہربانی ذمہ دار کو جو ہے وہ کھاد جس طرح بھی ہے اس کو مہیا کیا جائے تاکہ ان کی فصل بر وقت کاشت ہو سکے۔ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اگر 20 نومبر سے قبل گندم کی کاشت نہیں ہوتی تو کوئی فی ایکڑ پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے اگر یہی صورتحال رہی؟ جی اگر 20 نومبر تک یہ کاشت جو ہے نہ ہوئی تو پر ایکڑ جو ہے وہ 10 سے 15 من فی ایکڑ جو ہے وہ متاثر جو فصل ہو جائے گی اور اس کا نقصان جو ہے ذمہ دار کو ہوگا۔ بالکل جی، کاشتکار بھائی پریشان ہے، ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 20 نومبر سے قبل بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈوین بھر کے سرکاری گوداموں میں گندم کی 55 لاکھ بوری سے زائد موجود ہے۔ سرکار نے گندم ہدف میں 52% کمی کر دی۔ ڈوین فیصلہ آباد کو 25 لاکھ بوری گندم خریدنے کا ہدف مل گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد رمضان مرزا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، حکومت پنجاب کی جانب سے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کہ جو سرکاری گوداموں میں اس وقت گندم کی مقدار ہے یہ 55 لاکھ بوری سے زائد جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے، اور اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب کی جانب سے جو فیصل آباد ڈویژن کا ہدف جو ہے وہ دیا گیا ہے اس میں لگ بھگ 51 سے 52% کمی کرتے ہوئے 25 لاکھ سے زائد بوری جو ہیں وہ خریدی جائیں گی آنے والے گندم کے سیزن میں۔ اور اس میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو چاروں اضلاع ہیں ان کے جو اہداف ہیں ان میں 50 سے 52% تک جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ 27 لاکھ بوری جو ہے وہ عام طور پر ضلع جھنگ کا ٹارگٹ رہا ہے اور اس کو کم کر دیا گیا ہے، اور 12 لاکھ سے زائد بوری جو ہے وہ جھنگ میں خریدی جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے اندر ٹارگٹ جو ہے وہ 10 لاکھ بوری سے 11 لاکھ بوری کے درمیان نظر آتا ہے، اس کو بھی آدھا کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ٹارگٹ جو ہے وہ بھی تقریباً 12 لاکھ بوری کے قریب ہوتا ہے، اس کو بھی 5 لاکھ 5.5 لاکھ بوری تک کر دیا گیا ہے۔ اور چنیوٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 5 لاکھ بوری سے زائد ہوتا ہے، اس کو کم کرتے ہوئے 2,30,000 سے زائد بہت بوری۔ شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب فیصل آباد ڈوین میں سوئی گیس کا مسئلہ بدستور برقرار ہے۔ گیس شارٹ فال کے باعث گھریلو صارفین کو دن میں صرف 8 گھنٹے گیس ملنے لگی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو گیس کے حوالے سے، فیصل آباد ڈوین میں سوئی گیس کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ گیس شارٹ فال کے باعث گھریلو صارفین کو دن میں صرف 8 گھنٹے گیس ملنے لگی ہے۔ اسی حالت سے بات کریں گے عمیر عصمت سے جو شہریوں کے ساتھ موجود ہے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیصل آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع میں سوئی گیس کا جو شارٹ فال ہے وہ بدستور برقرار ہے، اور ایس این جی پی حکام کی جانب سے شارٹ فال کے باعث لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو دن میں صرف 8 گھنٹے یعنی کہ 3 گھنٹے صبح، 3 گھنٹے شام میں اور دوپہر میں 2 گھنٹے گیس ملتی ہے، باقی 16 گھنٹے گیس بند رہتی ہے، جبکہ بعض اوقات اس سے آگے پیچھے بھی گیس بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے سوئی گیس کی جو سپلائی بند ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا مشکلات ہوتی ہیں آپ کو؟ السلام علیکم۔ گیس 2 گھنٹے صبح آ رہی، 2 گھنٹے دوپہر آ رہی، 2 گھنٹے شام آ رہی۔ مشکلات یہ ہے جی، بچے صبح بغیر ناشتہ کرن تو جا رہے ہیں، رات نو کام تو ڈیوٹی تو جائیدا وا، گھر جائیدا گیس نہیں ہوندی، بل لینے آ رہے ہیں۔ غریب بندے ہیں، 25-30 ہزار روپیہ سیلری ہے، انہاں دا بل آ رہا ہے، تھانوں دس نہیں سکتے کہ کی کریے، کدھر نو جائیے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کے ایریا میں کتنی گیس آتی ہے اور کیا پریشانی ہے آپ کو گیس نہ ملنے کی وجہ سے؟ یہی پریشانی یہی کہ بچے صبح ناشتے کے بغیر کام اسکول چلے جاتے ہیں، جب شام کو ہم گھر جاتے ہیں کھانا کھانا ہوتا ہے تو گھر والوں سے کہتے ہیں کھانا، تو وہ کہہ رہے ہیں گیس بند ہے، تو ہر بندہ ہی یعنی کہ پریشان ہے، اور لہٰذا مہربانی ہے آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے ہماری کہ گیس بھیج دیں، شکریہ۔ شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گیس نہ ملنے کی وجہ سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ گیس سلنڈر استعمال کرتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں، کیسے کھانا بنتا ہے آپ کے گھر میں؟ صبح بھی گیس نہیں ہوتی، رات نہیں گیس نہیں ہوتی، تو شام نہیں آتی ہے، گیس آئے نہیں تو بل نہیں آئے جاتے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ گیس جو ہے وہ انہیں معمول کے مطابق نہیں ملتی، تو ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مہنگی ایل پی جی خریدنا جو ہے وہ غریب آدمی یا متوسط طبقے کے بس پہ نہیں ہے، تو حکومت گھریلو صارفین کو ترجیحی بنیادوں پر 24 گھنٹے گیس کی فراہمی کرے۔ جی بہت شکریہ عمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद बल्दियाती इदारों में डेलीवेजर्स भर्ती करने की इजाजत दे दी है। जिला काउंसिल की हदूद में अर्बन यूनियन काउंसिल, शबके म्यूनसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन में भी डेलीवेजर्स सैनिटरी वर्कर्स भर्ती होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद बल्दियाती इदारों में डेलीवेजर्स भर्ती करने की इजाजत दे दी गई। जिला काउंसिल की हदूद में अर्बन यूनियन काउंसिल, शबके म्यूनसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन में भी डेलीवेजर्स सैनिटरी वर्कर्स भर्ती होंगे। इस हवाले से बात करेंगे, मुबशर हसन नकवी ने हमें ज्वाइन किया। अपडेट कीजिएगा मुबशर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद पंचायती इदारों में डेली वेजेस मुलाजमीन भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से हदायत मौसूल हो गई है। जिला काउंसिल की हदूद में जो अर्बन यूनियन काउंसिल है वहां पर 10-10 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे और उसके साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 100 मुलाजमीन 20 मुलाजमीन भर्ती करने की इजाजत दी गई है और म्यूनसिपल कमेटी में 100 मुलाजमीन जो है वो उनको भर्ती करने की इजाजत दी गई है। डेली वेजेस मुलाजमीन जो है वो 1 माह के लिए भर्ती किए जाएंगे और हुकूमत पंजाब की जो हदायत है उसके मुताबिक इन डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें जो है वो जिला काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बजट से जारी की जाएंगी। और मकसद ये है कि सफाई के इंतजाम को मजीद बेहतर किया जाए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने जो है वो डेली वेजेस मुलाजमीन को भर्ती करने की इजाजत देने के काम जारी किए हैं। जी बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की कारकर्दगी बेहतरी की बजाय मजीद खसारे में चले गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत 4.96% की कमी आई है। सवाल से बात करेंगे, मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद है। अपडेट कीजिएगा बिलाल। आज बिल्कुल बात करें इदारा शुमारियात की जानिब से जो सितंबर तक की इस वक्त मजमुई और माहानावार लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की रिपोर्ट जो है जारी कर दी गई है। अच्छी चीज ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जो है 1% से ज्यादा की बढ़तरी दिखाते नजर आ रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर माली साल के 3 महीनों की बात करें, गुज़िश्ता साल के 3 महीनों से बढ़तरी नजर आ रही है, जबकि माहानावार अभी भी 3% के करीब 3% ज्यादा जो है वो खसारा नजर आ रहा है। जबकि सबसे बड़े हुजम रखने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री ताल अभी भी खसारे में है। 18% से ज्यादा का हुजम जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात करें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर के अंदर स्पिनिंग मिल्स आती हैं और इसके साथ साथ जो स्पिनिंग मिल्स के साथ बड़ी आपकी इंडस्ट्री फैसलाबाद की भी शामिल है। तो इस बड़ी इंडस्ट्री के खास तौर पर मसाइल जो हैं गुज़िश्ता अगले 1.5 माह से देखें तो बिजली और गैस की शॉर्टेज है। बिजली जो है वो महंगी बहुत है, गैस जो है मिलती नहीं है। मुतबादिल सोर्सेज और एनर्जी कॉस्टिंग महंगी होने की बिना पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ताल अभी भी मुश्किलात का शिकार है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिलता है और सस्ती बिजली मिलती है, सस्ता एनर्जी टैरिफ मिलता है, तो यकीनन तौर पर ये जो खसारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी भी 20% से ज्यादा का है वो। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। पेट्रोल का बताया आपको, पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 4 पैसे फी लीटर की कमी ऊंट के मुंह में जीरे का मुतरादिफ करार। ताजुर कहते हैं आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमतों में वाक़ई कमी आई है। दीगर निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना करना काबिल अफसोस है। शिराज बट से मजीद बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। आलमी मंडी के हवाले से बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं हो सकी, जिस पर फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से जो है वो इस 2 रुपये 40 पैसे की कमी को जो है उसको काबिल अफसोस करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये कमी जो है वो ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। राना अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस मामूली सी कमी को किस तरीके से देखते हैं। राना साहब, इसका कोई बेनिफिट होगा ताजर बरादरी को, ये जो कमी की है मेरे ख्याल में इससे ना ही करते तो बेहतर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब ये जितनी कमी की गई है ना, गवर्नमेंट को तो शायद इसका नुकसान हो, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा सेल होती है उस पर तो 5-10 पैसे या 1 रुपया भी जो है ना वो अगर ज़्यादा करते हैं तो वो अरबों में चला जाती चीज़। अभी आलमी मंडी में आप देखें $97 से आपकी जो क्रूड ऑयल वगैरह है उनकी कीमत आ गई है $80 पे। उस हिसाब से तो ये सारा सोशल मीडिया सब लोग यही प्रेडिक्शन कर रहे थे कि 15 से 20 रुपए जो है ना वो पेट्रोल और दूसरी चीज़ें कम होनी चाहिए, लेकिन रात को हातम ताई की कब्र पे ऐसी टांग मारी है उन्होंने, 2 रुपये 40 पैसे जो है ना वो कम करके, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है सर। उससे ना किसी चीज़ में कमी आनी है ना हमें कोई फ़ायदा होना है। डीजल है उसकी रेट उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कम किया, लेकिन वो भी 6 रुपये के हिसाब से किया।
इनको ज्यादा चीजों को नीचे लेके आना चाहिए। यही वो मौका है जिसका इनको नुकसान भी कोई नहीं, आलमी मंडी में भी कम है, तो यहाँ उसका बेनिफिट पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए मेरा बहुत शुक्रिया शिराज अपडेट करने के लिए। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, फैसलाबाद के दिहाड़ीदार के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मोहम्मद अली नारू से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मुल्क भर में महंगाई का दौर दौड़ा है, बेयकीनी की कैफियत है, गहमा गहमी है। मजदूर तबका खासा परेशान है, दिहाड़ी लगती कोई नहीं है, घर से निकलते कमाने के लिए हैं लेकिन वापस खाली हाथ जाने पर मजबूर हैं। बड़ी तादाद है मजदूरों की ऐसी जो रोज़ाना घर से निकलते तो है लेकिन दिहाड़ी नहीं लगती है। ऐसे में उनका गुजारा कैसे हो रहा है? मेरे साथ मजदूर तबका मौजूद है, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, आप खड़े होते हैं, क्या हालात है? दिहाड़ी लगती है, नहीं लगती है, गुजारा कैसे हो रहा है? अभी तो दिहाड़ी बहुत मुश्किल लग रही है, महंगाई बहुत है, कभी लग जाती कभी नहीं, 3 हफ्ते में 2 लगती है, 2 नहीं लगती, और बाकी हालात कोई नहीं है। हालात कोई नहीं है, एक हफ्ते में 2 लग गई वरना ना से। जी जी, आगे फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। अल्लाह हाफिज़ है। जनाब आप बताइएगा, आगे आ जाएं, कहाँ से आए हैं? रोजाना यहाँ पर आते हैं दिहाड़ी के लिए, कितनी दिहाड़ियाँ लग गई हैं? सर जी दिहाड़ी ते आ रहे हैं, दिहाड़ी मिल नहीं रही सानू, गाड़ियों साढ़े किराया भाड़ा महंगाई बहुत वा, किराए ला के पिंडां चों आईदा वा, दिहाड़ी लगती कोई नहीं। किराया इत्थे किराया बहुत वा, ना कोई सानू पुछदा ना लेना ना देना, इत्थे महंगाई बहुत आ, ना काम चलाउंदा ना कोई, बह के चले जाईदा सारी दिहाड़ी शाम बैठ के चले जाते हैं। आप बताइएगा, इस तरफ आ जाएं, मजदूर हैं आप भी, काम करते हैं, कैसे हालात हैं? अगर दिहाड़ी नहीं लगती तो गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है कि माड़ा मोटा लभ जाता है, ते सारे वेले बह के घर चल जाइए, लौट जाइए, ते अल्लाह का करम 10,000 रुपया बिल देना है, पिछड़ा चढ़ा ते वो नहीं पूरा होता, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। गुजारा मुश्किल होता जा रहा है, और भी यहाँ पे मजदूर तबका है लेकिन अली अपडेट कर रहा था, शुक्रिया अली आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया की बेबसी, माँ बचाओ सेहत प्रोग्राम अकाउंट सुपरवाइजर्स ऑफिस को ताले लगा दिए गए हैं। 3 माह बाद भी ताले ना खुलवाया जा सके। आज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा आज़ादार। आज बिल्कुल महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात अकाउंट सुपरवाइज़र अब्दुर्रऊफ़ का जो था वो तबादला कर दिया गया था, और ऐसे में तकरीबन 3 माह से ज़्यादा का अरसा जो है वो गुजर चुका है, और अभी तक जो अब्दुर्रऊफ़ हैं उनकी जानिब से जो है वो चार्ज नहीं छोड़ा गया। और इस दफ्तर को जो है अकाउंट सुपरवाइज़र का जो ऑफिस है माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में, उसे जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उसे जो है वो ताला लगा हुआ है। और ताला खुलवाने के लिए जो CEO हेल्थ हैं फैसलाबाद डॉक्टर स्पंजार, उनकी जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मातहत एक इंक्वायरी कमेटी भी जो थी वो कायम की गई थी, जिन्होंने जो था वो ताला खुलवाना था, मगर तकरीबन 3 माह गुजर चुके हैं और अभी तक जो कायम करदा कमेटी है वो भी ताला नहीं खुलवा सकी, और उसके साथ साथ जो महकमा सेहत इंतजामिया है वो भी ताला खुलवाने में जो है वो नाकाम है। और ऐसे में जो माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में अकाउंट सुपरवाइज़र का जो निज़ाम था जो कि देख रहे आज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को के 50 लाख से ज़्यादा सार्फिन को बिलों में तोसी की इजाज़त मिल गई। इस हवाले से बात करेंगे, वैसे अली से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को के 50 लाख से ज़ायद सार्फिन अपने बिजली के बिलों में तोसी करवा सकेंगे। मकर्रा तारीख गुजरने पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने मुतल्लिका सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर से बिजली के बिलों में तोसी जो है वो मकर्रा तारीख में करवाई जा सकती है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि बिजली के बिलों की मकर्रा तारीख में तोसी जो है वो फराहम की जाए, चाहे घरेलू कनेक्शन का बिजली का बिल हो, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल और ज़रूरी कनेक्शन के बिजली के बिल हों। तमाम तर सार्फिन जो हैं वो मुकर्रर तारीख गुजरने पर जुर्मानों से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने मुतल्लिका सब डिवीज़न और सर्कल दफातर से जो है वो बिजली के बिलों में तोसी करवा सकते हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली के बिलों की इकसात पर जो पाबंदी है वो वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर आयद की गई है रिकवरियों की मद में, और सार्फिन को जो है वो बिजली के बिलों में तोसी की सहूलत वैसे हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर की चेयरमैन और कमेटी मेंबरान की सीट खाली, इस हवाले से बात करेंगे, मरियम रजा से अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، فیصل آباد سوشل ویلفیئر بیت المال کمیٹی کے ممبران اور چیئرمین کی سیٹ تاحال خالی. فروری سے لے کے رواں سال نومبر تک اس کمیٹی کے ممبران تو نہ رکھے جا سکے، لیکن سوشل ویلفیئر کو فنڈز تو جاری کر دیے، لیکن ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی فریز ہے، کیونکہ یہاں پر فروری سے لے کے نومبر تک ابھی تک کے مہینے کے اندر جو ہے 175 درخواستیں یہاں پر جمع ہو چکی ہیں، جن کے اندر مالی امداد کے ساتھ ساتھ جہیز فنڈ اور تعلیمی وظائف ہیں جو وہ شامل ہیں. اگر ہم ان وظائف کی بات کریں کہ کتنے ہیں تو 95 جو ہیں مالی امداد کے ہیں، 5 تعلیمی ہیں، جبکہ باقی جتنے ہیں وہ جہیز فنڈ کے ہیں، جو یہاں سے درخواستیں یہاں پر جمع کروائی گئی ہیں تاکہ ان سائلین کی، ان لوگوں کی، ان غریب لوگوں کی جن کی مسائل یہاں سے حل ہوتے تھے، ان کے مسائل میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے یہاں پر فروری میں چیئرمین کی سیٹ جو تھی وہ خالی کی گئی تھی اور تمام کمیٹی کو جو تھا وہ غیر فعال کر دیا گیا تھا. تاحال ابھی تک اس کمیٹی کے کوئی بھی ممبران جو ہیں وہ نہیں رکھے گئے، جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے سائل کو کئی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو فنڈز جاری. بہت شکریہ مریم اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں محکمہ تعلیم کے ضلع، تحصیل اور مرکز کے افسران نے آفٹرنون سکولز کی مانیٹرنگ کو نظر انداز کر دیا. سوال سے بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. اپڈیٹ کیجیے گا. جی، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے آفٹرنون سکولوں کی بات کریں تو محکمہ تعلیم کے جو ضلعی، تحصیل اور مرکز کے افسران ہیں انہوں نے آفٹرنون سکولوں کی مانیٹرنگ کو نظر انداز کر دیا ہے. یہ شکوہ سامنے آیا ہے محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے، جو لیٹر لکھا گیا تمام سی اوز ایجوکیشن کو اور مانیٹرنگ آفیسرز کو، جس میں یہ اعتراض لگایا گیا ہے کہ کوئی بھی افسران جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران ہیں، ڈپٹی ڈی اوز ہیں، اس کے علاوہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ ونگ کے ایم ای ایز جو ہیں وہ صرف اور صرف مارننگ شفٹ میں چلنے والے اسکولوں کو وزٹ کرتے ہیں، ان کی رپورٹ جمع کرواتے ہیں، لیکن سیکنڈ شفٹ میں جو بچوں کو پڑھانے کے لیے آفٹرنون اسکول چلائے گئے تھے ان کی مانیٹرنگ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، ان کو مانیٹر اور وزٹ نہیں کیا جا رہا، جس پر برہمی کا اظہار کیا گیا محکمہ تعلیم پنجاب کے حکام کی طرف سے. اور سیوز ایجوکیشن اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ سیکنڈ شفٹ میں چلنے والے جو آفٹرنون اسکول ہیں ان کی مانیٹرنگ کو یقینی بنائے جائیں. اس حوالے سے تمام ڈپٹی ڈی اوز کو، ڈی اوز کو، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کو اور مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسسٹنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے اپنے مرکز اور محدود اور حدود میں آنے والے جو سکولز ہیں ان کو سیکنڈ شفٹ میں بھی وزٹ کریں اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں. اور اس حوالے سے سیو ایجوکیشن کو پابند کیا گیا ہے کہ ہر 15 دن بعد رپورٹ جو ہے وہ محکمہ تعلیم پنجاب کو جمع کروائی جائے کہ سیکنڈ شفٹ کے کتنے اسکول وزٹ کروائے گئے، کون کون سے آفیسر نے وزٹ کیے، وہاں پر کیا کیا آبجیکشن تھا، کیونکہ وزٹ کے دوران بہت شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. جھنگ میں ڈی پی او ملک طارق محبوب کی زیر صدارت پولیس افسران کا اجلاس، تمام ڈی ایس پی، ضلع بھر کے ایس ایچ اوز اور برانچ انچارجز نے شرکت کی. ڈی پی او نے ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا. کرمنل گینگز کی سرکوبی کے لیے نئی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. تھانوں کی اپ گریڈیشن جلد مکمل کروانے، اشتہاری مجرمان کا ریکارڈ اپ ڈیٹ رکھنے اور سرکل افسران کو کرائم ہاٹ سپاٹ ایریاز کی نشاندہی کرتے ہوئے پیٹرولنگ سسٹم کی اثر نو تشکیل کی ہدایات جاری کر دیں. حساس مقامات کے گرد سرچ آپریشن، سویپ کومبنگ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رکھے جائیں گے. چنیوٹ میں ٹریفک پولیس کا ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے کیمپ، ڈی پی او عبداللہ احمد نے شہریوں میں ہیلمٹس تقسیم کیے. وقار گھومن ہمارے ساتھ موجود ہے، اپڈیٹ کیجیے گا وقار. ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ہیلمٹ کے استعمال کے حوالے سے اور کم عمر جو نوجوان ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو آگاہی دینے کے لیے کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے. ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد اس وقت کیمپ پر موجود ہیں. لوگوں میں پیمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں اور ہیلمٹ بھی دیے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں. سر، ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے آج کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، خاص طور پہ جو کم عمر بچے ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہیں اور حادثات رونما ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کیا؟ جی، یہ ہمارا ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس چنیوٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے جو ہم کیمپین کے حوالے سے کہ جو کم عمر ڈرائیورز ہیں جو دوسروں کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں اور اپنے لیے بھی زندگی کا رسک بناتے ہیں ان کے لیے، اور پلس جو ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے جو موٹر سائیکل بائک یوزرز، ان کی کیمپین اویئرنیس کے لیے کی گئی ہے. یہاں پر ہم فری ہیلمٹس بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ادر سیفٹی کٹس ہیں یا ٹولز ہیں جیسے سائیڈ لائٹس ہیں، سائیڈ میررز ہیں، وہ بھی ہم ان کو انسٹال کر کے دے رہے ہیں تاکہ وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ چیزیں انتہائی ضروری. بہت شکریہ ویس اپڈیٹ کرنے کے لیے.
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि झंगे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन सैटेलाइट टाउन में साइंस नुमाइश 50 से ज़ायद जदीद मॉडल्स रखे गए। इस पर बात करेंगे, वसीम मजीद से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन सैटेलाइट टाउन में आज साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तालबात की जानिब से 50 से ज़ायद जो है वो मॉडल्स बनाए गए। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज नईम लशारी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज साइंस एग्जीबिशन जो है वो तालबात की जानिब से लगाई गई है, कैसा टैलेंट देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन सैटेलाइट टाउन झंग के अंदर। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल साहिबा का और तमाम स्टाफ का बहुत बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारा एक प्रोग्राम दिया हुआ था बच्चों के लिए कि साइंस एग्जीबिशन करवानी है। आज हम सब देख रहे हैं कि इसके अंदर जो बच्चों ने एफर्ट किया है वो बहुत ही एक लाइव मॉडल के तौर पर किया है। बहुत सारी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया है जिसके अंदर हमारे जितने भी मॉडल हैं वो वर्किंग पोजीशन में हैं, और इससे बच्चों का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अपडेट होता है। हम बुक्स तक तो देखते हैं कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको मैकेनिज्म का भी पता होता है, लेकिन जहाँ पर जितने भी मॉडल बनाए जा रहे हैं वो सारे वर्किंग पोजीशन में हैं और ये अल्टीमेटली ह्यूमन बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और आज जब ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर यूज़ हो रहे हैं, हमारे ये बच्चे बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह यही बच्चे कल जब अपने फील्ड के अंदर जाएंगे तो इसको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के तौर पर करेंगे, जिससे इस सोसाइटी के अंदर बेहतरी आएगी, हमारे मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी और बच्चों का जो नॉलेज है इस वक्त वो इंतहाई अपडेट हो रहा है। क्योंकि मॉडर्न ये जो मॉडल हैं ये तकरीबन सारे के सारे मॉडर्न है और इसके अंदर इनकी जो बुक का जितना भी इन्होंने किताब के अंदर पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि तालबात को ना सिर्फ यहाँ पर जो है वो किताबों तक महदूद किया जा रहा है, बल्कि उनको जो है वो प्रैक्टिकल वर्क भी सिखाया जा रहा है। मेरे साथ प्रिंसिपल कॉलेज मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम साहिबा बताइएगा, बहुत सारी तालबात में ने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट जो चीफ़ गेस्ट हैं मोहम्मद नईम खान लाशारी साहब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस झंग, उनकी मशकूर हूँ कि वो आए और उन्होंने बच्चों की बहुत हौसला अफजाई की। बच्चे जो हैं वो स्टेज पर हौसला अफजाई चाहते हैं और हौसला अफजाई की, और HED की भी मैं बहुत मशकूर हूँ अपने हायर एजुकेशन की, कि उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया, एक नई सोच दी है हमें कि किताबों के साथ साथ हम इन्हें फील्ड वर्क जैसे दूसरे मुल्कों में होता है इंटरनेशनल लेवल पे वो हम सिखाएं। ये जितने भी काम आप देख रहे हैं, जितने मॉडल्स बने हैं, तकरीबन 40-50 के करीब मॉडल्स हैं, जिसमें कि आप हैरान होंगे कि ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हमारे हैं जैसे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, खेलों का डिपार्टमेंट है। शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।